हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन 1882। तो इस टॉपिक के लिए काफ़ी मेल आ रहे थे तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है हंटर कमीशन, और ये है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में बीएड में, ठीक है। लेकिन अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में भी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चलो, हंटर कमीशन 1882 अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? ये कमीशन अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये उस टाइम के वाइस रॉय थे, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे कमीशन के? इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर और ये वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। इस कमीशन में 20 अदर मेंबर्स भी थे जिसमें कुछ इंडियंस थे जिनका नाम ये है सैयद महमूद, आनंद मोहन बोस, भूदेव मुखर्जी एंड केटी तेलांग, ठीक है। और भी मेंबर थे लेकिन ये कुछ इंडियंस थे इस कमेटी में। चलो, ये कमीशन फाउंड कब हुआ था? ये कमीशन फाउंड हुआ था 3 अप्रैल 1882 को। इस कमीशन को माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव था, मतलब व्यापक था, और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो रिकमेंडेशन थी वाइड थी। मतलब जो भी शिक्षा में अलग अलग जरूरी चीजें हैं ना, उस सभी के बारे में इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। अपनी राय दी थी या ओपिनियन दिए थे कि क्या क्या सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में अच्छा होना चाहिए। चलो, अब ये कमीशन बनाने की जरूरत क्या थी? तो ये कमीशन बनाने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि 1857 में क्या था ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से चली गई थी। क्राउन मतलब ताज की तरफ या रानी की तरफ चली गई थी, या जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, सारी पावर वहां चली गई थी। और 1858 में जो क्वीन थी उन्होंने रिलीजियस न्यूट्रलिटी पॉलिसी लाई थी जिसके तहत किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल थे, इंस्टीट्यूट थे, उसमें किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाना था, ठीक है। दूसरी बात ये हुई, देन ये हुआ कि एजुकेशन की स्थिति उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो जो भी ब्रिटेन का जर्नल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था उसने लॉर्ड रिपन से रिक्वेस्ट करी कि वो एजुकेशन में इंक्वायरी करें, इंडियन एजुकेशन में इंक्वायरी करें और देखें कि क्या क्या कमी है इसमें, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ? 1880 में द कंट्री काउंसिल एक्ट पास हुआ था। क्यों हुआ था ये पास? ये प्राइमरी एजुकेशन को सुधारने के लिए हुआ था, लेकिन ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। अब इसी काउंसिल के तहत या इसी एक्ट के तहत इंडिया में भी काम होना था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली जो हंटर कमीशन था ये प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, और थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन थी वो हायर एजुकेशन के लिए भी थी, लेकिन प्राइमरी काम था इसका प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और क्या पाया गया कि 1854 से लेके 1882 तक कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन को लेके, और इसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। मतलब 1854 में वुड डिस्पैच आया था ना, वुड की रिपोर्ट आई थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो यही चीज़ें थी जिसके कारण हंटर कमीशन को बनाने की ज़रूरत थी। क्लियर है? चलो, अब हंटर कमीशन के एम क्या थे या उद्देश्य क्या थे? तो इसको प्राइमरी एजुकेशन का स्टेटस चेक करना था, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनका स्टेटस चेक करना था कि उनको स्टार्ट रखें या बंद करें, ठीक है। जो भी मिशनरीज के द्वारा काम किया गया था उनको एसेस करना था कि कैसा काम किया गया है मिशनरीज के द्वारा। जो भी ग्रांट इन एड्स थी, मतलब जो भी फंडिंग थी, वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको चेक करना था। और हंटर कमीशन का मेन एम था प्राइमरी एजुकेशन को सुधारना, और कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि हंटर कमीशन ने बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम किया और उसमें कुछ रिकमेंडेशन हायर एजुकेशन के लिए भी थी। तो रिकमेंडेशंस क्या क्या थी हंटर कमीशन की? तो ये थी पॉलिसी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ग्रांट्स इन एड्स, ये अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में कहा, इंडिजीनस स्कूल थे उनके बारे में कहा, करिकुलम कैसा होना चाहिए उसके बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करी, और विमेन एजुकेशन को सुधारने के लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की थी। अब पढ़ते हैं पॉलिसीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल कैसा होना चाहिए?
प्रैक्टिकल होना चाहिए और ऐसी स्किल्स सिखाई जानी चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी रियल लाइफ में उसको यूज कर सकें, है ना। मतलब छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है कि वो सोसाइटी में रियल लाइफ में अच्छे से बिहेव करें, ठीक है। तो बच्चों में बिहेवियरल चेंज लाने थे, ठीक है, और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था। प्राइमरी एजुकेशन का एम ये था। और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जानी थी वो दी जानी थी मदर टंग में, उनकी माँ बोली में। और जिन लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ाई करी थी उनको काम में प्रेफरेंस दिया जाना था, ठीक है। मतलब जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली है उनको काम में थोड़ी छूट मिलती। और जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप थे, मतलब जाति के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा एनकरेज किया जाना था, ठीक है। मतलब उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाना था ताकि वो भी प्राइमरी एजुकेशन ले सकें। चलो, ग्रांट इन एड के बारे में कहा कि जो भी फंडिंग सिस्टम था ना वो यूनिफॉर्म होना था। मतलब पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया जाना था। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा इन्होंने कि जो भी टेक्स्ट बुक थी ना वो स्कूल अपने आप डिसाइड कर सकता था। जो भी फर्नीचर था वो बिल्कुल सिंपल होना था। जो भी स्कूल हॉलीडेज थे, स्कूल आवर्स थे, वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग होने थे, ठीक है। मतलब जो भी लोकल रीजन था, लोकेलिटी थी, कोई पर्टिकुलर स्टेट था, तो वहाँ के अकॉर्डिंग स्कूल हॉलीडेज होनी थी। और जो भी स्कूल आवर्स थे ना वो भी उसी के अकॉर्डिंग होने थे। अगर कहीं पे ज़रूरत थी तो वहाँ पे इवनिंग या नाइट स्कूल्स लगाए जा सकते थे। चलो, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे ना या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे रिलीजियस न्यूट्रलिटी अपनाई जानी थी। मतलब वहाँ पे किसी भी तरह का रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाना था जो भी ब्रिटिश स्कूल के अंडर इंस्टीट्यूट थे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं थी, वो अपना रिलीजियस एजुकेशन दे सकते थे। ये केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए फाउंडेशन थी, इस चीज को याद रखना। चलो, देन इन्होंने एक पॉइंट कहा कि जो भी फंडिंग थी ना, जो भी ग्रांट इन एड थी, तो वो किसी भी प्राइवेट रिलीजियस एजुकेशन को रिलीजन के बेस पे नहीं दी जानी थी। वो किसके बेस पे दी जानी थी कि वहां पे पढ़ाई कैसी है। चलो, फिफ्थ पॉइंट है इंडिजिनस स्कूल के बारे में। तो उस टाइम इंडिजिनस स्कूल काफी थे जो कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने थे। तो हंटर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि इनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो, मतलब फंडिंग प्रोवाइड करो ताकि ये और अच्छे से काम कर सके। चलो, करिकुलम के बारे में क्या कहा इन्होंने। करिकुलम के बारे में इन्होंने कहा कि जो भी पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे? सपोज कोई समुद्र के पास का एरिया है तो वहां पे बच्चों को आप फिशरी सिखा सकते हो। कहीं पे प्लेन एरिया है जहाँ पे खेती होती है तो वहां पे आप वोकेशनल कोर्स में बच्चों को खेती वगैरह सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई लोकल नीड के अकॉर्डिंग। चलो, सेकंड पॉइंट है कि करिकुलम में केवल और केवल यूजफुल सब्जेक्ट्स को ही जगह मिलनी चाहिए थी जिनका कोई रियल लाइफ में यूज हो, प्रैक्टिकल यूज हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फिजिकल, ट्रिगोनोमेट्री, इस तरह के सब्जेक्ट करिकुलम में ऐड किए जाने थे जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड थे। सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने और क्या कहा, ये एक्चुअली क्या है, लिटरेरी सब्जेक्ट है। इससे क्या होता, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाते, ठीक है। तो इसमें लिटरेरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने थे और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाने थे। और सेकंड चॉइस क्या थी कि उनको वोकेशनल कोर्स भी सिखाए जाने थे जो कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स ट्रेनिंग। तो इन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो टीचर्स की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और टीचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से ट्रेन किया जाना चाहिए। उस टाइम क्या थे, 2 ही सेंटर थे जो कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। एक था मद्रास में और एक था लाहौर में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बंटवारा नहीं हुआ था तो लाहौर भी इंडिया का ही पार्ट था। और हंटर कमीशन ने कहा कि जो टीचिंग थी या टीचिंग कोर्सेज थे उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें होनी थी, ठीक है। और जो भी ग्रेजुएट थे ना, ऑलरेडी ग्रेजुएट थे, उनके लिए टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कम टाइम की होनी थी और जो नॉन ग्रेजुएट थे उनको ज्यादा समय के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने थे, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो, विमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लेडी टीचर्स होनी चाहिए और लेडी इंस्पेक्टर्स होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि विमेन के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि गर्ल्स के लिए स्पेशल करिकुलम या ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए जिससे महिलाएं या लड़कियां भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उन्हीं के मतलब की चीज़ें हों पढ़ाई में, ठीक है। शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा मिले तो हॉस्टल अरेंजमेंट की जानी थी गर्ल्स के लिए और विमेन्स के लिए। और जहाँ पे पर्दा या वेल सिस्टम था, मतलब घूंघट करना, उन औरतों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाने थे शिक्षा में, ठीक है।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हंटर कमीशंस की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा वाइड थी और ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा कंप्रेहेंसिव था या व्यापक था। और आप ये भी कह सकते हो कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश रूल में पहला ऐसा कमीशन था, एजुकेशन कमीशन था, जिसने शिक्षा के सभी क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी। ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।